यमन के हूतियों से इसराइल ने सीधी टक्कर के बाद मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भले ही यमन सरकार की कैबिनेट को इसराइल ने सफलतापूर्वक निशाना बना लिया हो, लेकिन उसके बाद हूतियों ने जो कसम खाई वो इसराइल पर कहर बनकर टूट रही है। इसराइल पर यमनी हमले दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ चुके हैं। हूतियों की ओर से अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। प्रेस टीवी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें यमन के हूतियों की ओर से दागी मिसाइल किस तरीके से इसराइल में गिरने के बाद तबाही मचाती है और फिर इसराइली राहत बचाव दल वहां पर अभियान चलाते हैं, उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि हूतियों के हर हमले के बाद इसराइली सरकार और सेना की तरफ से यह दावा किया जाता है कि उसे सफलतापूर्वक रोक लिया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि सफलतापूर्वक रोका जाता है तो आखिर यह हमला सफल कैसे हो गया, और अगर हमला सफल नहीं था तो राहत और बचाव दल आखिर वहां पर क्या कर रहा है, और क्या वे मिसाइल खुद इसराइल ने अपने ही एरिया में मार दिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसराइल की ओर से हर बार कही जाने वाली बात, सफलतापूर्वक रोके जाने वाली बात कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ चुकी है। बीते बुधवार को यमन के हूती ग्रुप ने इसराइली कब्जे वाले अल कुद्स शहर और हाइफा बंदरगाह स्थित संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। बृहस्पतिवार को उनकी तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। इन हमलों में हूती ग्रुप ने एक फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और एक विस्फोटकों से लदे ड्रोन का इस्तेमाल किया। हूती ग्रुप ने बताया है कि दोनों हमलों में कामयाबी मिली और हूती ग्रुप ने अपने उद्देश्यों को हासिल किया। ग्रुप की ओर से बताया गया कि हमले की वजह से इसराइली नागरिकों को बंकर में छिपने पर मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि उनकी तरफ से बेन गुरियन हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया, जिसे लेकर बाद में यह खबर पता चली कि तत्काल इसराइली सरकार ने हवाई अड्डे को बंद कर दिया था सुरक्षा कारणों से। हूतियों के हमले को देखते हुए इसराइल के अंदर भी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आयरन डोम प्रणाली के साथ ही अमेरिका का थार्ड सिस्टम भी तैनात है। लेकिन यह भी साफ है कि यमन की तरफ से दागी जाने वाली अधिकतर मिसाइलें कहीं न कहीं अमेरिका का थार्ड भी रोकने में नाकामयाब दिख रहा है। इसराइल को रणनीतिक खतरा भी बढ़ रहा है। बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, बात है उस राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण की जो इस पूरे संघर्ष को एक पवित्र युद्ध के दायरे में ले जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ हूतियों के लिए नहीं बल्कि तेहरान के लिए अप्रत्यक्ष चेतावनी भी है, क्योंकि हूती गुट को ईरान से सैन्य और आर्थिक समर्थन मिलता रहा है। वहीं दूसरी ओर हूती इस पूरे संघर्ष को फिलिस्तीन की नैतिक लड़ाई करार देते हुए इसराइल को निर्दोषों के हत्यारे और मानवता के खिलाफ अपराधी की संज्ञा दे रहे हैं। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में हूतियों की तरफ से जिस हिसाब से हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद इसराइल कब गाजा को लेकर आखिरकार अपने रुख को पीछे मोड़ता है या फिर हूती और इसराइल में एक बार फिर से सीधी जंग देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यमन में चल रहे संघर्ष ने अब एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। इसराइल के एयर स्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत के बाद अब हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के 11 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर जवाब दिया है। ऐसे में क्या अब ये टकराव एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? तारीख थी 30 अगस्त 2025। इस दिन इजरायली वायु सेना ने यमन के सना में एक टारगेट स्ट्राइक की थी। इस हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रहावी और उनके 9 मंत्री मारे गए थे। इसके 48 घंटे के अंदर ही हूतियों ने इजराइल पर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया था, क्योंकि हूतियों ने इजरायली हमलों के बाद चेतावनी देते हुए साफ बोल दिया था कि हमारे नेताओं की हत्या का जवाब जरूर मिलेगा, इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन हमलों में इजराइल की उत्तरी सीमा पर काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया, ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। वही रेड सी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों से वैश्विक व्यापार में हड़कंप मच गया है। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बीच ही 1 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने यूएन के 11 स्थानीय कर्मचारियों को बंधक बना लिया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ काम करते थे। हूती अधिकारियों ने एएफपी को बताया कि उन पर अमेरिकी और इजरायली आक्रमण के लिए जासूसी करने का आरोप है। हूती अधिकारी ने चेतावनी दी, जिनके भी आरोपों की पुष्टि होगी उन्हें मुकदमे के लिए भेजा जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और सभी कर्मचारियों की तुरंत रिहाई की मांग की है। यूएन महासचिव का कहना है कि
हम इन गिरफ्तारियों से बेहद चिंतित हैं। ये मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। दरअसल अपने प्रधानमंत्री की मौत के बाद हूथियों ने इजराइल के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद हूथियों ने इजराइल पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे। 30 सितंबर को हूथियों ने इजराइल पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यमन से दागी गई मिसाइलों में से एक में क्लस्टर बम वारहेड था। इस बीच लाल सागर के पास जहाजों ने भी हूथियों से संबंधित हमलों में वृद्धि की सूचना दी है। लाइबेरिया के झंडे वाले एक और इजरायली टैंकर में लाल सागर में विस्फोट की खबर सामने आई है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने इस हमले की सूचना दी है। ताजा हमला सऊदी अरब के लाल सागर बंदरगाह शहर यानबू के दक्षिण पश्चिम में हुआ है। वहीं हमले की सूचना उसी दिन मिली जिस दिन हूथियों ने कहा था कि इजराइल पर हमले और पड़ेंगे। फिलहाल हालात बेहद नाजुक है। एक तरफ हूथियों का बदला लेने का रवैया, दूसरी तरफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई और बीच में संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन। दुनिया अब उम्मीद कर रही है कि जल्दी कोई कूटनीतिक समाधान निकले, वरना यह संघर्ष एक और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में बदल सकता है। गाजा में चल रहे खूनी संघर्ष के बीच हमास ने बुधवार को एक ऐसा संकेत दिया जिससे अब ये समझा जा सकता है कि बीते कुछ दिनों के अंदर शांति लौट आए। एक ऐसा समझौता जिसमें सभी इस्राएली बंधकों की रिहाई होगी, लेकिन इसके बदले में हमास ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, युद्ध विराम और पुनर्निर्माण की शर्तें रखी हैं। हमास की यह टिप्पणी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में हमास से सभी 20 इस्राएली बंधकों को रिहा करने की सार्वजनिक मांग की। हमास के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा, हमास पुष्टि करता है कि वह एक व्यापक समझौते को लागू करने के लिए तैयार है, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई और सहमति के अनुसार फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल होगी। हमास ने यह भी साफ किया कि यह समझौता सिर्फ बंधकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें गाजा में युद्ध का अंत, इस्राएली सेना की वापसी, सीमा चौकियों को खोलना और गाजा के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करना भी शामिल होगा। लेकिन इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास की इस पेशकश को सिरे से खारिज करते हुए उसकी आलोचना कर डाली। इस्राएली सरकार का रुख अब भी स्पष्ट है, हमास के खात्मे तक लड़ाई जारी रहेगी। यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 से जारी है, जब हमास ने इस्राएल के दक्षिणी हिस्से पर अभूतपूर्व हमला किया था। उस हमले में 1200 इस्राएली नागरिक मारे गए और 250 से ज्यादा को बंधक बनाया गया। इसके जवाब में इस्राएल ने गाजा पर व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू की, जो अब तक थमी नहीं है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक युद्ध में 63,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा की 70% से ज्यादा बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और तमाम मानवीय संस्थाएं लगातार युद्ध विराम की अपील कर रही हैं।